मार्केट गुरु सीरीज में आज हमारे मेहमान हैं सौरभ मुखर्जी। मार्सलस के को फाउंडर हैं वो। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी लंबे समय से ये इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल रहे हैं, लंदन में काम कर चुके हैं। उसके बाद इंडिया आए, एम्बिट में इन्होंने काम किया, काफ़ी लोगों ने जाना इनको। और उसके बाद इन्होंने एक अपना पीएमएस स्टार्ट किया जो काफ़ी जिसने आउट परफॉर्म किया। एक काम करते हैं, एक बार ज़रा मार्सलस का परफॉर्मेंस लेकर आते हैं, उसको कंपेयर करते हैं निफ्टी के मुकाबले, जो इनका कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो काफ़ी फेमस है। देखिए ये 1 महीने का रिटर्न निफ्टी से ज़्यादा है, 6 महीने का रिटर्न निफ्टी से थोड़ा सा कम है। और लेकिन अगर आप 3 ईयर का रिटर्न देखें और शुरुआत से रिटर्न देखें तो निफ्टी को कंफर्टेबली बीट कर रहे हैं। सौरभ, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सबसे पहले तो। और सीएनबीसी आवाज़ पर मेरा पहला इंटरव्यू आपके साथ, सीएनबीसी टीवी 18 पर तो खैर मैं आपसे बात करता रहता हूं, तो पहले तो शुक्रिया आपका। थैंक यू। मुबारक हो अनुज, मुबारक हो मूविंग टू सीएनबीसी आवाज़। थैंक यू सौरभ। तो आपका एक मैं न्यूज़लेटर पढ़ रहा था जिसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी। उसको आपने टाइटल किया था इररिलेवेंस ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। मतलब कि शॉर्ट टर्म में, हालांकि शॉर्ट टर्म में भी आपका परफॉर्मेंस खराब नहीं रहा है, अच्छा ही रहा है, लेकिन जो आप बात कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा नॉइज ज़्यादा होता है। और आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया वॉरेन बफेट का कि S&P 500 को मंथली फ्रेम में उन्होंने आधी बार आउट परफॉर्म किया, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में काफ़ी बार आउट परफॉर्म किया है। तो इसको कैसे समझे, मतलब क्या की पैरामीटर होना चाहिए इसमें शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का? देखिए, क्रिकेट का उदाहरण लेता हूं तो जैसे आपको शायद आपने देखा ही होगा, विराट कोहली जी करीबन 1.5-2 साल विराट कोहली जी की परफॉर्मेंस कमजोर रही। शायद कोविड का इम्पैक्ट आया होगा उनके परफॉर्मेंस पे। एनीवे, जब विराट कोहली जी 1.5-2 साल उनके रन कम बने, शतक बनाना कम हो गया, तो हमारे देश में हाहाकार मच गई। कुछ लोगों ने बोला विराट कोहली को ड्रॉप किया जाए। लेकिन हम जैसे लोगों को ऐसी माइंडसेट समझ ही नहीं आती। आपको दिख रहा है कि ये प्लेयर करीबन 15 साल से इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा है, शतक पे शतक मार रहा है। जाहिर है 1-1.5 साल एक पुअर रन ऑफ फॉर्म आ ही सकता है, बट विराट कोहली की जो पेडिग्री है वो चली नहीं जाती, उनकी जो स्किल सेट है चली नहीं जाती। एंड हेंस अगर आप विराट कोहली के साथ परसिस्ट करें तो वो रन बनाना फिर से शुरू करते हैं, फिर से शतक बनाना शुरू करते हैं, जो उन्होंने हाल ही में फिर से किया है। तो सेम थिंग इन इन्वेस्टमेंट में 1-1.5 साल 2 साल की भी कोई मायने नहीं है एक्चुअली। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे नंबर दिखा रहे हो। मेरे ख्याल से 3 साल से कम का कोई नंबर का कुछ मतलब नहीं है। स्टॉक की परफॉर्मेंस हो या फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस हो, 3 इयर्स एंड लेस की कोई मायने नहीं है। हमारा करीबन 4 साल हो गया इस कंपनी को, मार्सलस को। करीबन 270-280 3 ईयर पीरियड्स है, मतलब 3 साल के रोलिंग पीरियड्स। देयर इज नॉट अ सिंगल पीरियड, कोई भी 3 साल का पीरियड नहीं है जहाँ पे हमने अंडर परफॉर्म किया है। एंड ये हमारा क्रेडिट नहीं है, ये जो अंडरलाइंग कंपनीज है हमारे पोर्टफोलियो में वो उनका क्रेडिट है। बिकॉज अगर आप 3 साल दोगे तो HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, पीडिलाइट, डिवीज लैब, जिस प्रकार के स्टॉक CCP के अंदर बैठे हैं, वो शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं। इसलिए 1 महीने का या 1 साल का भी कोई मायने नहीं है, वो क्रिकेट में हो या वॉरेन बफेट जी की परफॉर्मेंस में हो या हमारे छोटी सी कंपनी के परफॉर्मेंस में हो। चलिए, आपने अपने पोर्टफोलियो की बात की। मैं मार्केट गुरु सीरीज में फोकस कर रहा हूं कि लोगों को थोड़ा सा एक सिखाया जाए सौरभ, क्योंकि हमारा रिटेल एक व्यूअर बेस होता है कि आप कैसे स्टॉक्स को आपको चुनना चाहिए और कैसे उनमें रहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम टिप्स कि ये ले लीजिए, ये बेच दीजिए, क्योंकि वो तो रोज ही होता है। तो उसके ऊपर चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने बात की 3 साल की, तो यहां से 3 साल आगे के 3 साल, हालांकि आप टॉप डाउन मार्केट पे कॉल नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगले 3 साल का क्या व्यू है आपका। इंडियन मार्केट जो इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ग्लोबल हेडविंड्स काफी स्ट्रांग है, तो क्या व्यू लेकर चलना चाहिए इन्वेस्टर को इस समय? देखिए, हम जैसे निवेशक हम काफी उत्तेजित हो जाते हैं जब स्ट्रेस का माहौल बनता है। तो स्ट्रेस के माहौल में, दिक्कत के माहौल में, जो बाहुबली कंपनी होती है, जो सुदृढ़ फ्रेंचाइज होता है, उस दिक्कत के माहौल में ज्यादा फायदा उठा पाता है माहौल का। तो अगर हम उदाहरण लेता हूं मैं, लीमन ब्रदर्स, राइट, 2008-9 का क्राइसिस, अगर उसके बाद तुरंत देखें 2008-9 के क्राइसिस के बाद आप देखोगे पीडिलाइट, एशियन पेंट्स, टाइटन, इन सारे कंपनीज ने अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, नए फैक्ट्रीज लगाए। इन द केस ऑफ HDFC बैंक अपना ब्रांच रोल आउट को एक्सेलरेट किया। और जाहिर है जब लीमन ब्रदर्स के बाद इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर होने लगी, 2010-11 की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा फायदा पीडिलाइट, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक जैसे कंपनी से हुआ। फिर से अगर हम डीमोनेटाइजेशन की बात करें
डीमोनेटाइजेशन ऑब्वियसली 2016 में हुआ था, बट अगर हम उसके बाद अगर देखें 2017-18 में सबसे ज्यादा कैपेक्स, सबसे ज्यादा फैक्ट्री में पैसा लगाना इन्हीं कंपनीज ने किया था। और वही माहौल आज फिर से हमको लास्ट 12 महीने में दिख रहा है, जहाँ पे HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, पीडियालाइट, एशियन पेंट्स, ये सारे जाके नए कंपनीज खरीद रहे हैं, छोटे छोटे कंपनीज खरीद रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं। और कोविड के पहले के मुकाबले कोविड के बाद इनका बिजनेस मजबूत होता जा रहा है। तो ये माहौल हमको बहुत दिलचस्प लग रहा है। लास्ट 12 महीने में जिस प्रकार के स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है, उन्होंने दबा के पैसा डाला है कंट्री की इकोनॉमी में, नई फैक्ट्रीज लगाए हैं, नए बिजनेसेस खरीदे हैं, और मेरे ख्याल से हमें इसका पूरा फायदा अगले 2-3 साल में देखने को मिलेगा। एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये सारे स्टॉक्स मेरे पास खुद हैं, मेरे माँ बाप के पास है, हमारे 11,000 क्लाइंट्स के पास है, तो ये सारे स्टॉक्स में मेरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। चलिए तो बात करते हैं बजाज फाइनेंस से सौरभ, और इसकी क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि पिछले 10 साल में मैं एक चीज नोटिस की है, बजाज फाइनेंस में हर बार 25-30% का करेक्शन आता है, हर बार लगता है कि शायद स्टोरी खत्म हो गई है, लेकिन हर बार स्टॉक वापस ऑल टाइम हाई पर आ जाता है। तो इसका क्या की लेसन रहा है, इसमें क्या इन्होंने अच्छा किया है खराब टाइम में? देखिए, आपने अभी बोला अनुज कि आपकी चेष्टा है, आपका प्रयास है कि जो रिटेल इन्वेस्टर, जो रिटेल निवेशक ये प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, वो निवेश थोड़ा सा और बेहतर करें। तो हमारी जो सीख उनके लिए है कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी की एक्चुअली जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उनकी जो क्षमता है, वो टेक्नोलॉजी के आसपास आधारित है। ये जो छोटी सी चीज मेरे हाथ में है, इस चीज को डिजिटल के माध्यम को जिस प्रकार से बजाज फाइनेंस ने समझा है, किसी और NBFC उनके आस पड़ोस में भी आ नहीं पाता। और जाहिर है, जैसे आप सारे दर्शकों को मालूम होगा, डिजिटल का माध्यम आज इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा स्मार्टफोन कनेक्शंस हैं। मोबाइल डेटा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट यूज इंडिया में हो रहा है। सो बजाज फाइनेंस की जो क्षमता है, मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से क्रेडिट रिस्क को असेस करना, और कोई भी डिफिकल्टी के समय के बाद बजाज फाइनेंस जबरदस्त परफॉर्मेंस लाता है, क्योंकि उसकी सबसे सुदृढ़ है। उसकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग, बिकॉज ऑफ द बजाज ग्रुप का जो ब्रांड है, जो बैकिंग है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग सेकंड लोएस्ट ओनली आफ्टर HDFC। तो सस्ता पैसा मिलता है बजाज फाइनेंस को। उसकी क्षमता, क्रेडिट असेसमेंट क्षमता बहुत शक्तिशाली है। और जाहिर है, जैसे आपने बोला, कोई भी दिक्कत के बाद ये कंपनी जोर शोर से परफॉर्म करता है। तो अगर मैं उदाहरण लूँ, कोविड के पहले 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च 2020, मुझे अभी भी याद है, स्टॉक 65% गिरा, और लेट अप्रैल 2020 मार्सलस ने बजाज फाइनेंस की पोजीशन ट्रिपल कर दिया। हमने ट्रिपल इस भरोसे किया क्योंकि हमको पता है कि बजाज फाइनेंस की, जो हमारे रिसर्च टीम को पता है कि बजाज फाइनेंस की डिजिटल कैपेबिलिटीज, उसकी क्रेडिट असेसमेंट कैपेबिलिटीज NBFCs में सबसे स्ट्रांग है। वही सेम माहौल आज मेरे ख्याल से डिवीज लैब और डॉक्टर लाल पैथलैब्स, दोनों स्टॉक ने हमने लास्ट 3-4 महीने में पोजीशन बढ़ाया है। ब्रोकरेज के रिसर्च के मुताबिक रिटेल इन्वेस्टर कुछ और कर रहा है, मार्सलस इन स्टॉक्स में पोजीशन और मजबूत बना रहा है। बढ़िया। देखिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट ट्रिपल अप किया और स्टॉक ट्रिपल हो गया, तो मतलब जो आपको डेल्टा मिला वो 9x का हो गया। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सौरभ ने बताई कि अगर आपको किसी कंपनी पर भरोसा है और अगर किसी एक्स्ट्रा बाहर के फैक्टर्स की वजह से उसमें डिक्लाइन आ रही है, तो उसमें उस समय आपको टॉपअप करना जरूरी है। डिवीज लैब्स और डॉक्टर लाल पैथलैब्स की आपने बात कर दी सौरभ, अगेन डिस्क्लेमर तो रहेगा कि ये स्टॉक्स आपके पास हैं, तो आप मान रहे हैं कि इसमें वो अपॉर्चुनिटी है जो 2 साल पहले बजाज फाइनेंस में थी? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा किया। डिवीज लैब्स तो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने 1 साल में थोड़ी सी स्टोरी डगमगाई है। डिवीज लैब का फिर से उदाहरण लेते हैं, तो डिवीज लैब ने ऑब्वियसली कोविड का भरपूर फायदा उठाया। फाइजर के लिए मोनुपिराविर नाम की दवाई बनाई, जिससे फाइजर ने दुनिया भर में वो दवाई को बांटा। जाहिर है, कोविड जैसे जैसे कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, मोनुपिराविर बनना खत्म हो रहा है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट बोल रहा है डिवीज लैब का अर्निंग्स ग्रोथ, उसकी प्रॉफिट की बढ़ोतरी कम हो जाएगी। हमारा रिसर्च टीम बोल रहा है पाइपलाइन भरा हुआ है डिवीज लैब का। डिवीज लैब के पास भर भर के अपॉर्चुनिटीज हैं, खूब बढ़िया कमाने का। इसलिए हम पोजीशन बढ़ाने की कोशिश में है। हमारी रिसर्च बोल रही है कि इस कंपनी के क्षमता पे फोकस करे, नॉट द डे टू डे क्या इस क्वार्टर क्या नंबर आता है। कंपनी के अंडरलाइन कैपेबिलिटीज, उसकी शक्ति पे फोकस करे, रादर देन इस क्वार्टर क्या नंबर छप रहा है। सिमिलरली अगर हम डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें, तो काफी लोगों ने लास्ट एक साल में ये हुआ बनाया है कि नए एंट्रेंट्स आ गए हैं, वो सस्ते में पैथलैब का टेस्ट कर रहे हैं। बट हमारा जो ग्राउंड पे रिसर्च है,
करीबन 70-80 पैथ लैब्स हम बात करते हैं। ग्राउंड लेवल मोडालिटी रियलिटीज कुछ बदले नहीं है। जाहिर है कोविड का जो धंधा था वो चला गया है, बट अगर हम 3 ईयर पिक्चर देखें, कोविड के पहले के मुकाबले आज देखें, इसका डॉक्टर लाल पैथ लैब का बिजनेस 15-16% टॉप लाइन लेवल पे ग्रो कर रहा है, और हमारे ख्याल से जो उसकी लॉन्ग टर्म फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग है 25 के आसपास बरकरार रहेगी। और जो बड़ा स्टोरी है, जो बिग पिक्चर है अगले 10 साल का, कि करीबन 80-85% पैथ लैब इंडस्ट्री छोटे छोटे मॉम एंड पॉप पैथ लैब है, छोटे छोटे कंपाउंडर्स के पास है। तो छोटे छोटे कंपाउंडर्स, छोटे छोटे पैथ लैब धीरे धीरे कंसोलिडेट हो जाएंगे, और हमारे ख्याल से सबसे बड़ा कंसोलिडेटर यही वाला कंपनी रहेगा। तो ये एक चीज़ मुझे समझ में आनी बताइए कि ये जो एक्विजिशंस कर रहे हैं, इससे एक थोड़ा सा कंसर्न ये आ रहा है कि कुछ इनके जो एक्विजिशंस हैं वो मार्जिन डाइल्यूटिव है कंपेयर टू जो उनके खुद के मार्जिन हिस्टोरिकली रहे हैं। सबर्बन जैसे है, मतलब सबर्बन टेक्निकली ब्रांड अच्छा है, बॉम्बे में अच्छे खासे लोग जानते हैं उसको, शायद डॉक्टर लाल के लिए कि ये एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो लेकिन कहीं ये स्ट्रैटेजी में थोड़ा रिस्क भी है कि थोड़ा सा आप डाइल्यूटिव हो जाएंगे। देखिए अनुज, अगर कोई बेच रहा है कंपनी, जैसे मानिए सबर्बन के मालिक डॉक्टर अरोड़ा, अगर वो बेच रहे हैं, जाहिर है उनकी भी कुछ कारण है, उनकी शायद कुछ मजबूरियां है बेचने की। अगर उनका भी जबरदस्त धंधा चल रहा होता, अगर डॉक्टर अरोड़ा का भी जबरदस्त धंधा चल रहा होता, देन वो क्यों आके अपना बिजनेस बेच। जाहिर है देखो, जैसे डॉक्टर लाल ये छोटे छोटे लैब्स को खरीदेंगे, और टू बी ऑनेस्ट हमने बहुत सालों से उनको और प्रोत्साहन दिया ये करने के लिए। डॉक्टर लाल बहुत सारा कैश जनरेट करता है हमारा, काफी सालों से उनको सुझाव था कि और खरीदिए, क्योंकि जो छोटे छोटे रीजनल प्लेयर्स हैं वो आपके सामने मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उनको खरीद डालिए। जब वो छोटा प्लेयर बेच रहा है डॉक्टर लाल को, जाहिर है छोटा प्लेयर का प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा डॉक्टर लाल के मुकाबले, उसी वजह से वो बेच रहा है। एंड देयरफॉर अगर आपको मेरे को तसल्ली है कि डॉक्टर लाल की जो तरकीबें हैं कंपनी चलाने की, 2-3 साल में प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ावा देगा, तो जाहिर है हमको कोई उसमें टेंशन नहीं है, राइट। सो मेरे ख्याल से सबर्बन में वही सिलसिला शुरू हो चुका है। सबर्बन के मार्जिन, जैसे आपने बिल्कुल बोला, डॉक्टर लाल के मुकाबले प्रॉफिट मार्जिन कम थे, बट जो पोस्ट एक्विजिशन जो इम्प्रूवमेंट्स लगाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 2 to 3 ईयर्स में सबर्बन का प्रॉफिट मार्जिन शायद डॉक्टर लाल जितना नहीं होगा, बट सबर्बन के पुराने नंबर से कहीं ज्यादा होगा। एंड इससे हम जैसे शेयर होल्डर्स को फायदा रहेगा। आपने डॉक्टर लाल ने वेस्ट जोन में मेट्रोपोलिस के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर को खरीदा है, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को निखारा है, और हम जैसे शेयर होल्डर को उससे काफी फायदा होगा। फ्यूचर